अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ होंगे और आप मुझे सही तरह से सुन पा रहे होंगे। तो एक स्टूडेंट ने मेरे आने से पहले ही क्वेश्चन पोस्ट किया हुआ है, रूल 5 रिपीट करते हैं। ठीक है, समझ नहीं आया। नेट एसेट हमारा 1 लाख है और हम इक्विटी को ले रहे हैं 22,000। ये कौन से क्वेश्चन का डाटा मिस्टर साद आप ले रहे हैं? ये कौन सा क्वेश्चन है? शहनाज का क्वेश्चन है, हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर्स में पोर्शन वाइज क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि वो प्री एक्विजिशन है। उस वक्त तो पेरेंट का कोई हक नहीं था, पेरेंट का नहीं था, मिनॉरिटी का तो था। वो 100% नॉन कंट्रोलिंग वालों को होगा। प्लीज क्लैरिफाई कंफ्यूजन। जनाब ठीक है, कर देता हूं। ओके, साद और शहनाज सुमरो दोनों का क्वेश्चन मैंने ले लिया। अब मलिहा, सब्सिडरी की प्री एक्विजिशन रिटर्निंग का ब्रेकडाउन बता दें। 4,000 जो पोस्ट एक्विजिशन 70% ग्रुप रिटर्निंग में गया है, 30% एनसीआई में। वो जो 3,000 था प्री एक्विजिशन रिटर्निंग थी, उसका 30% एनसीआई में गया, बाकी 70% एनसीआई का पार्ट क्यों नहीं मिला? मलिया, आपके क्वेश्चन में ही आपका जवाब है। हम चूंकि 70% के मालिक हैं, तो 70% प्रॉफिट ग्रुप का है, 30% माइनॉरिटी का है। तो 30% ही माइनॉरिटी को जाना है एनसीआई का। तो ये कैसे आपको ख्याल आ गया कि 70% भी एनसीआई को जाएगा? क्यों जाएगा 70% एनसीआई को? ठीक है, रूल 5 रिपीट कर दे साथ। चले, मैं क्वेश्चन की तरफ और डाटा की तरफ आता हूं। पहले रूल 5 में रिपीट करता हूं साथ के कहने पे, इफ अ सब्सिडरी इज नॉट अ होली ओन्ड सब्सिडरी। अगर हम 100% के मालिक नहीं है, सादा लफ्जों में ये बात कि अगर हम 100% के मालिक नहीं है, अगर सब्सिडरी मेरी पूरी की पूरी मेरी अपनी नहीं है, यानी कि मैं 90% का, 95 का, 80 का, 80 70 का, 75 का, लेस देन 100% का मालिक हूं, तो फिर एनसीआई कैलकुलेट होगी, माइनॉरिटी का हिस्सा कैलकुलेट होगा। अगर तो 100% का मैं मालिक होता तो एनसीआई कैलकुलेट नहीं होगी। एनसीआई फिर क्यों कैलकुलेट होगी? फिर तो माइनॉरिटी है ही नहीं, फिर तो 100% हमारी कंपनी। तो कब कैलकुलेट हो रही है? जब हम 100% के मालिक नहीं है। पहली बात तो ये होगी। ओके, दूसरी चीज कि एनसीआई कैलकुलेट कैसे होनी है। शहनाज का और जो मलिहा का क्वेश्चन है वो भी इसी के इर्द गिर्द है, इसी कंसेप्ट के इर्द गिर्द। तो इस कंसेप्ट को फिर समझे अच्छे तरीके से। सिंपली आज हम देख रहे हैं बैलेंस शीट। आज नेट एसेट्स कितने हैं सब्सिडी के, ये डाटा आपके सामने है। बच्चों इसको बहुत आसान तरीके से समझे। मैंने कल वो बात की थी ना कि कुछ स्टूडेंट चीज को मुश्किल बना के सोच रहे होते हैं। वो जो मैंने लतीफा भी सुना दिया था कि कुर्सी की टांगे गिन के 4 में तकसीम कर रहे होते हैं। तो एक आसान काम है, बिल्कुल आसान तरीके से सोचें। सब्सिडरी के आज नेट एसेट्स कितने हैं, मुझे इसका जवाब दे दें। ये खास तौर पे मेरा क्वेश्चन है 3 स्टूडेंट से, शहनाज से, साद से और मलिहा से। आज सब्सिडरी के नेट एसेट्स कितने हैं? नेट एसेट्स मीन इक्विटी। मुझे ये जवाब चाहिए खास तौर पे इन 3 स्टूडेंट से, क्योंकि इन तीनों का क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है।
22 22 22 22 22। वजाहत ने पता नहीं 80,000 कहां से बोल दिया। नेट एसेट्स और 80,000 तो कहीं से नहीं बनता यार। नेट एसेट्स सब्सिडी के 22 है और मेजोरिटी ने ये आंसर ठीक दिया वजाहत के अलावा। वजाहत ने पता नहीं 80 क्यों बोल दिया। तो 22 के नेट एसेट्स है इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहे हैं। आज अगर मैं सिर्फ ये देखना चाहूं कि इस 22,000 में हमारा कितना हक है और माइनॉरिटी का कितना हक है, तो सिंपल आंसर क्या होना चाहिए कि इस 22,000 का 30% माइनॉरिटी का, यानी कि नॉन कंट्रोलिंग पर्सन का, और वो बनता है 6600 और बनता है 6600। ठीक है बच्चों, तो यही हमने लिखा था ना बैलेंस शीट के फेज पे 6600। तो अब बताएं इससे आसान तरीका क्या होगा 6600 को समझने का, एनसीआई को समझने का। सिंपली जितने भी नेट एसेट्स आज रिपोर्टिंग डेट पे हैं सब्सिडरी के, उसको माइनॉरिटी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपली हम देखना क्या चाहते हैं कि आज सब्सिडरी के एसेट्स हैं 22,000 के, नेट एसेट्स मीन इक्विटी, इसमें सब्सिडरी का कितना हिस्सा है 30%, सॉरी माइनॉरिटी का कितना हिस्सा है 30%, 6600। ठीक हो गया बच्चों, ये बात समझ आ गई। खासतौर पर मलिहा, शहनाज, साद जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ओके जी, सब बच्चों को ये 6600 अब क्लियर हो गया। ओके दैट्स फाइन जी। शहनाज आपकी इनपुट भी आ जाए तो ओके। और मलिहा ने क्वेश्चन क्या पूछा था, लेट मी चेक अगेन। शेख अब्दुल राफी का क्वेश्चन है कि होमवर्क वाले क्वेश्चन भी आते हैं राफी साहब, अभी आते हैं उस पर। अच्छा, अहमद हसन का क्वेश्चन है कि मेरा फर्स्ट डे था। ठीक है जी, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। मलिहा निजामी, ओके जी। मलिहा और शहनाज, स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो मैं आगे चलूँ, नहीं तो मैं कल वाले क्वेश्चन पे आऊं जो मैंने कल आपको असाइन किया था। हाफिज नुमान साहब, वो मैं उस ग्रुप का एडमिन शायद नहीं हूँ, अगर हूँ भी तो मुझे नहीं है। चले मैं देख लूंगा, अगर मैं एडमिन हूँ तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो ग्रुप बनाया हुआ मेरा नहीं है, लेकिन मैं देख लूंगा। क्लियर हो गया मलिहा निजामी, दैट्स ग्रेट। और नो क्वेश्चन फिलहाल, ओके दैट्स ग्रेट। ले जी, हम ना उस क्वेश्चन पे आते हैं जो मैंने कल आपको असाइन किया था। ये CI1 आपको असाइन किया और मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने कल मुझे व्हाट्सएप पे ही ये नवीद सुना दी थी कि 622 इज द फुटिंग। जिसकी 622 फुटिंग है मेरा ख्याल है वो ठीक है, लेकिन हम इसको प्रॉपर यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। जी फरहाद, ग्रिपिंग IFRS बुक बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन अगर आपके पास लेटेस्ट है, अगर तो वो 2008-9 वाली है तो उसको फाड़ के फेंक दे, वो सारी चेंज हो गई भी है। लेकिन 2019 में दोबारा आई है, 18-19 में आई है मेरा ख्याल दोबारा। तो 2019 वाला अगर एडिशन है आपके पास तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन मैं तमाम स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं तमाम स्टूडेंट्स को बस ये रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे साथ साथ चले, मेरे दिए हुए नोट्स को कर ले, काफी है पेपर पास करने के लिए। ओके ले बच्चों, ये क्वेश्चन था CI1, रूल नंबर 1 के मुताबिक। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर है, अब मैं आंसर शीट यहाँ पे अपने बनाने लगा हूं। नॉन करंट एसेट्स हम लिखेंगे, नॉन करंट एसेट्स सिंपली 300 और 140 को ऐड करके ये बनते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट।
440। इन्वेस्टमेंट को हमने रिप्लेस करना है, वो बाद में आते हैं, करंट एसेट्स में आते हैं। करंट एसेट में इन्वेंट्री पहले 330 और 35 65, ट्रेड रिसीवेबल्स 20 और 10 30, कैश 10 और 5 15। ये रूल नंबर 1 अप्लाई कर रहा हूं, सिर्फ रूल नंबर 1। Add all assets and all liabilities of parent and subsidiary as a line by line item। बस वो काम कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा। इक्विटी में सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। हाँ जी, रूल नंबर कौन सा? रूल नंबर 3 पढ़ा था हमने कि शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम ऑफ पेरेंट ओनली विल बी रिपोर्टेड। ठीक है, तो सिर्फ पेरेंट का, ये रूल नंबर 3 है। 250 एंड 100 शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम सिर्फ पेरेंट का आएगा। रूल नंबर हमने 4 पढ़ा था ग्रुप रिटेनिंग का, तो उसको हम बाद में अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 5 हमने पढ़ा था एनसीआई के हवाले से, वो बाद में करते हैं। अब उसके बाद दोबारा आ जाती है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी, इसके ऊपर फिर वही रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 का मतलब एड ऑल एसेट एंड ऑल लायबिलिटी एज अ लाइन बाय लाइन आइटम। तो 10% लोन में 65 और 0 65, creditors 25 and 40 65। ठीक है, ये करंट लायबिलिटी की हेडिंग थी यहाँ पे। चले, तो नॉन करंट लायबिलिटी भी होगी। अच्छा बच्चों, मैं अगेन रिपीट करता हूं कि रूल नंबर 1 सबसे पहले अप्लाई किया, तमाम एसेट्स को, तमाम लायबिलिटीज को सिंपली लाइन बाय लाइन आइटम ऐड कर दिया, सिवाय इन्वेस्टमेंट के। ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2, इन्वेस्टमेंट को हमने रिप्लेस करना है गुडविल से। रूल नंबर 3, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम सिर्फ पेरेंट का लिखना है। रूल नंबर 4, ग्रुप रिटर्निंग हमने कैलकुलेट करनी है। रूल नंबर 5, हमने एनसीआई कैलकुलेट करनी है। तो ये 5 रूल हमने अभी तक पढ़े थे और इस क्वेश्चन पे अप्लाई करने थे। तो रूल नंबर 1 और 3 मैंने अप्लाई कर दिया। 1 का मतलब एसेट और लायबिलिटी सारे लिख दिए। रूल नंबर 3 का मतलब शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम सिर्फ पेरेंट का लेना। अब रूल नंबर 2 के मुताबिक मैं गुडविल कैलकुलेट करने लगा। तो गुडविल की हमें हमेशा एक वर्किंग करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर, गुडविल की वर्किंग। और गुडविल की वर्किंग में क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, रूल नंबर 2 आपको दोबारा याद करवाओ। इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट इन सब्सिडियरी इज एलिमिनेटेड एंड रिप्लेस्ड बाय गुडविल इफ एनी। तो इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 180 की। तो 180 की इन्वेस्टमेंट की पेरेंट ने सब्सिडियरी में, इसके बदले में मिला क्या? 80% शेयर्स अक्वायर किए, 80% शेयर्स अक्वायर किए। और जिस दिन अक्वायर किए उस दिन रिटर्निंग क्या थी? 5 मिलियन। क्वेश्चन पेपर में देखें, 5 मिलियन रिटर्निंग थी। अच्छा, शेयर कैपिटल क्या था, शेयर प्रीमियम क्या था, ये तो नहीं बताया हुआ। तो हम एज्यूम करेंगे शेयर कैपिटल जो आज है वही एक्विजिशन डेट पे था 100 का। शेयर प्रीमियम जो आज है 30 मिलियन, वही एट एक्विजिशन था। तो देखिए जरा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी वर्किंग और कर देता हूँ कि शेयर कैपिटल क्या था 100 का, शेयर प्रीमियम क्या था 30 का, रिटेन अर्निंग क्या थी कब? एक्विजिशन पे 5 मिलियन की। ऑल फिगर्स आर इन मिलियन, तो 5 मिलियन को मैं जस्ट 5 लिख रहा हूं। तो ये था 135 मिलियन। ये मैं कब का लिख रहा हूं? एट एक्विजिशन डेट, जिस दिन अक्वायर किया था 135। ले जनाब दोबारा देखें, क्या हमने पूरी कंपनी अक्वायर कर ली थी? नहीं, हमने 80% शेयर अक्वायर किए थे। दोबारा क्वेश्चन पेपर में नजर आ रहा है आपको 80% शेयर। तो 135 वाली कंपनी सारी हमारी नहीं होगी थी, हम तो 80% के मालिक बने। तो हमारे हिस्से क्या आया? 135 का 80%, 108। तो कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट हमने पे की? 72 गुडविल। इस गुडविल को हम लिख देंगे बैलेंस शीट में वर्किंग का रेफरेंस देके। जो पहली वर्किंग की है मैं इसका नाम रख देता हूं वर्किंग नंबर 1।
जो दूसरी वर्किंग कर रहा हूँ इसका नाम रख देता हूँ वर्किंग नंबर 2। तो वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस देके मैं यहाँ पे लिख दूंगा गुडविल 72। बच्चों एग्जाम में ना वर्किंग के रेफरेंस देना बड़ा जरूरी है। मैंने आपको ये कहा था कि हमने पेपर चेकर को, मार्कर को फैसिलिटेट करना है, हमने उसके लिए आसानी पैदा करनी है कि उसको ये फिगर ढूंढनी ना पड़े कि हमने ये 72 कैसे कैलकुलेट किया और कहाँ कैलकुलेट किया। तो जितना फैसिलिटेट करेंगे उतना ही मार्कर आपसे खुश होगा, और जितना मार्कर आपको आपसे खुश होगा आपको मार्क्स वो उस हिसाब से प्रॉपर मार्क्स देगा। अगर आप वर्किंग रेफर नहीं करते और उसको वर्किंग ढूंढने में मुश्किल होती है और खुदा ना खास्ता वो वर्किंग स्किप हो जाती है, उससे वो नहीं ट्रेस कर पा रहा कि आपने किस पेज पे जाके कौन सी वर्किंग की है, तो फिर आपको मार्क्स लूज होने का एक खदशा रहता है। आल्दो कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जामिनर बहुत अच्छी मार्किंग करता होगा, लेकिन फिर भी अगर वर्किंग उसको समझ नहीं आ रही, ट्रेस नहीं हो रही कि ये 72 की वर्किंग आपने कहाँ और किस तरह से की है, तो डेफिनेटली वो एक लिमिटेशन, ह्यूमन लिमिटेशन एग्जिस्ट करती है। तो आपने वर्किंग क्लियर करनी है और उसको रेफर करना है। ये थी वर्किंग नंबर 2। नाउ कम टुवर्ड वर्किंग नंबर 3। एनसीआई हम कैलकुलेट करेंगे। एनसीआई का मतलब है माइनॉरिटी का हिस्सा। तो अभी उस एग्जाम्पल में भी बताया, अब दोबारा देखें, खासतौर पे दो तीन बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन थी, उनको मैंने नाम लेके एड्रेस किया कि सिंपली ये देखें कि सब्सिडरी के आज नेट एसेट्स कितने हैं, 150। आज आज मैं आज के भी यहां पे लिख देता हूं, एट रिपोर्टिंग डेट। आज शेयर कैपिटल कितना है, वही 100 है, शेयर प्रीमियम वही 30 है, लेकिन रिटेनिंग आज कुछ और है, 20 है, तो ये बनता है 150। तो 150 का सिंपली कितने परसेंट, 20%, क्योंकि 80% हमारे पास है शेयर्स, तो 20% किसके पास होंगे, माइनॉरिटी के पास। कितना बनता है, 30। ये 30 हमने लिख देना है इक्विटी के अंदर एनसीआई के सामने। इक्विटी की तरतीब क्या है, पहले शेयर कैपिटल है, फिर शेयर प्रीमियम है, फिर ग्रुप रिटर्निंग है, उसके बाद एनसीआई है, एंड पे एनसीआई। तो वर्किंग नंबर 3 का रेफरेंस दे और 30 की एनसीआई लिखे। देन हम आएंगे वर्किंग नंबर 4 पे, एक और वर्किंग करेंगे ग्रुप रिटर्निंग की। देखिए यही चीजें हमें रहती थी करने वाली। मैं आपको याद रूल्स फिर याद करवा देता हूँ। रूल 1 था एसेट और लायबिलिटी को ऐड किया। रूल 2 था इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस करना है गुडविल से, तो वो वर्किंग कर रहे हैं। रूल 3 था शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम सिर्फ पेरेंट का। रूल 4 था ग्रुप रिटर्निंग के हवाले से, तो ग्रुप रिटर्निंग की वर्किंग करनी है। रूल 5 था एनसीआई के हवाले से, तो वो हमने वर्कआउट किया। तो ग्रुप रिटर्निंग कैलकुलेट कर रहा हूं, इसका क्या रूल था कि पेरेंट की अपनी 100%, पेरेंट जिसका नाम पीटीडी है, इसकी 100% चेक करें कितनी, 100 ही अमाउंट है, 100 मिलियन। लेकिन सब्सिडरी जिसका नाम एसटीडी है, इसकी रिटर्निंग के बारे में क्या रूल पड़ा था, रूल नंबर 4 को याद करें, रूल नंबर 4 को याद करें। बल्कि लेट मी शो यू हियर अगेन वो रूल नंबर 4 क्या था। ग्रुप रिटर्निंग in CSFP will be sum of 100% retaining of parent plus holding percentage, जितने परसेंट शेयर हम होल्ड करते हैं, पेरेंट सब्सिडरी में जितने परसेंट शेयर होल्ड करता है, मल्टीप्लाई बाय पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब देखना यह है कि जब से अक्वायर हुआ तब से प्रॉफिट कितना है। तो ये जो वर्किंग 1 की थी ना, इसको हम गौर से देखें। हमने जब सब्सिडरी को अक्वायर किया था उस वक्त इसके नेट एसेट्स क्या थे, या उस वक्त इसकी रिटर्निंग क्या थी, 5। अब कितनी है, 20। तो जब से अक्वायर किया है इसके कितने प्रॉफिट हैं, इसके कितने प्रॉफिट हुए पोस्ट एक्विजिशन, जी एनीवन, 15 मिलियन के। ये 15 मिलियन का प्रॉफिट जो है कैसे कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट इस तरह से किया जी, जिस बच्चे ने मुझे जवाब दिया है उसने किया होगा 20 में से 5 माइनस किया है। आज के प्रॉफिट 20, उस वक्त के प्रॉफिट 5 थे। अगर बच्चों बात ज्यादा मुश्किल ना हो तो इस बात को करने का एक और तरीका भी है। 20 में से 5 माइनस करने वालों,
अगर मैं 150 में से 35 माइनस करूं, 135 माइनस करूं, तब भी तो 15 ही आएगा, बजाय इसके कि मैं 20 में से 15 5 माइनस करूं। सॉरी, 20 में से 5 माइनस किया, 15 आया। लेकिन अगर मैं 150 में से 135 माइनस करूं, तब क्या आएगा? तब भी तो 15 आएगा। ये सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि शेयर कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं है, शेयर प्रीमियम में भी कोई चेंज नहीं है, तो रिटेन अर्निंग का ही जो चेंज है वो ही टोटल नेट एसेट्स का चेंज है। तो बेहतर ये है कि आप 20 में से 5 माइनस ना करें, आप 150 में से 135 माइनस करें। इसकी लॉजिक आपको एक दो दिनों में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि यार इसका क्या फायदा है, 20 में से 5 माइनस करूं तब भी 15 आता है, 150 में से 135 माइनस करूं तब भी 15 आता है, तो बस ठीक है, जैसे मर्जी कर ले, कोई नहीं, ऐसी सर की बात फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो 15 कैलकुलेट करना है, 20 में से 5 माइनस करते हैं, तब भी वही आएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक दो दिनों बाद ये क्लियर हो जाएगा कि टोटल में से टोटल माइनस करना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वो उसकी वजह आपको पता चल जाएगी। तो 150 में से 135 माइनस किया, 15 आया। इस 15 का 80% हमारा है, 15 का 80% बनता है 12, तो टोटल हुआ 112। इस 112 को मैं लिखूंगा ग्रुप रिटर्निंग इक्विटी में और रेफरेंस दूंगा वर्किंग नंबर 4। अब मैं बैलेंस शीट का टोटल करूंगा, टोटल देखते हैं क्या आता है। एसेट साइड का टोटल करें पहले, 440, 72, 65, 30 और 15, 622। अब इक्विटी पे आ जाए, 250, 100, 112 प्लस 30, 492, और लाइबिलिटीज भी ऐड कर लें, 65, 65, 622। बैलेंस शीट टैली हुई। मैं अब यहां पे रुकूंगा, आप क्वेश्चन को बगौर देखें, बार बार देखें, कोई कंफ्यूजन हो पूछें। अब मैं आपके क्वेश्चन लूंगा, कहीं आपकी कोई कंफ्यूजन है, मैं एक ही गो में सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया, क्योंकि इजी था, वही सब कुछ था जो कल हमने पढ़ा था, वो रूल्स जो हमने कल पढ़े थे वही अप्लाई किए। लेकिन मैं अब आपके क्वेश्चन लूंगा, जो भी कंफ्यूजन है वो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। जी, एनीवन। सैरिश का क्वेश्चन है, विल वी इनकॉर्पोरेट इंटरेस्ट और लोन। सैरिश, इस क्वेश्चन में तो फिलहाल इंटरेस्ट कोई नहीं था, तो जब वो इंटरेस्ट की बातें आएंगी तो उस वक्त डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हम क्वेश्चन को फोकस करें। खिजर ने कहा वर्किंग 3 रिपीट करते, मैं कर देता हूँ। नूरीन ने कहा कि 2018 और 19, डेफिनेटली 19, पुरानी बुक्स क्यों खरीदेंगे आप, तो 19 प्रेफरेबल है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप ये कह रही कि 18 में खरीद चुकी हूँ, तो फिर 19 के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ पेजेस का चेंज आता होता है। कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया 2019 में, तो डोंट यू वरी, आप 18 वाला वॉल्यूम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर खरीदना है तो फिर 19 खरीदना चाहिए, लेटेस्ट खरीदना चाहिए। अब्दुल राफे, आपका क्वेश्चन क्या है मुझे नहीं पता, आपने कहा क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन पूछा है मुझे नजर नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन। यू कैन आस्क अगेन। ओके, एक बच्चे ने कहा वर्किंग 3 रिपीट करते हैं। रमीज दुरानी साहब का क्वेश्चन है, रिटेन अर्निंग पेरेंट का 80% रिटेन में क्या?
अच्छा, हाउ मेनी लेक्चर आर गो, ठीक है, बाकी 20% एनसीआई में आ गया, ठीक है। रमीज दुरानी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आंसर बता रहे हैं? आप सही कह रहे हैं, सब्सिडरी के प्रॉफिट का, पेरेंट के प्रॉफिट का नहीं, सब्सिडरी के प्रॉफिट का 80% पेरेंट के प्रॉफिट के साथ ऐड हो गया और 20% एनसीए में चला गया हुआ है, ऑटोमेटिकली चला गया हुआ है। शेख अब्दुल हाफिज का क्वेश्चन है कि 15 का 80% लिया तो 12 आया, 15 का रिमेनिंग 20% जो 3 बनता है वो कहाँ गया? अब्दुल राफे देखा, वो मैंने 20% लिया ही नहीं, गायब कर दिया, उसके बावजूद बैलेंस शीट टैली है। कैसा फिर ये जादू है कि नहीं है? तो अब्दुल राफे साहब जरा वर्किंग पे गौर करें, गौर करें। मैं एनसीआई 150 का 20% कैलकुलेट कर रहा हूं, जरा तवज्जो, वर्किंग पे नोट गौर करें। 150 का 20% ले रहा हूं तो एनसीआई आ गया 30। ये 150 मैंने कहां से लिया? 150 नेट एसेट्स आज के नेट एसेट्स के अंदर अब्दुल राफे, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या 20 शामिल है? ये 150 कहां से आया होगा? 100 प्लस 30 और 20, ये 20 शामिल है? इस 20 के अंदर क्या 15 का प्रॉफिट शामिल है कि नहीं शामिल? मेरा क्वेश्चन है इस वक्त अब्दुल राफे से, क्या इस 150 के अंदर 20 शामिल है और 20 के अंदर क्या 15 का प्रॉफिट शामिल है? अगर ये 15 का प्रॉफिट इसके अंदर शामिल है तो मुझे इसके ऊपर टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? तो 150 का जब मैंने 20% कैलकुलेट किया तो ऑटोमेटिकली उस 15 का 20% यानी कि 3 का प्रॉफिट वो भी ऑटोमेटिकली एनसीए की वर्किंग के अंदर जा चुका है। मुझे उसको अलग से बॉदर करने की जरूरत नहीं है। जी अब्दुल राफे, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला। अच्छा, प्लीज मेरा आपसे एक रिकमेंडेशन है कि चैट बॉक्स में ना आप क्लास से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछें, सब्जेक्ट से रेलेवेंट। काफी सारे क्वेश्चन ना डी ट्रैक कर रहे हैं, बुक कौन सी लेनी चाहिए, टाइम इंक्रीज होना चाहिए, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जिनका आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में तो दिया जा सकता है, और वो भी इसका जवाब, ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं मुझसे, इनका जवाब मेरे पास नहीं है, इनका जवाब आपने आईसीएमआर टीम से लेना है। टाइम इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, बुक कौन सी लेनी है, इवन बुक जो लेनी है वो तो मैंने आपको पहले दिन कहा कि नोट्स जो मेरे हैं बस वही आप लेके चले, लेकिन किसी ने पूछा ग्रिपिंग लेने, मैंने कहा ले लें, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा अगर आप मुझे डी ट्रैक करेंगे तो बच्चों क्लास का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन वाले नोट्स कहाँ से मिलते हैं यार? ये पता नहीं कहाँ से मिलते हैं, ढूंढनी पड़ेगी जगह। हमने एक ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, अहमद हसन, उसमें ये नोट्स कोई, मैं तकरीबन मुझे याद पड़ता है 20-25 दफा हम शेयर कर चुके हैं, मतलब वही चैप्टर के नोट्स बार बार शेयर कर चुके हैं, क्योंकि कुछ बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं थे। ये मैंने आईसीएमआर टीम के साथ भी शेयर किए थे। अगर किसी बच्चे के पास अभी तक ये नोट्स नहीं है जो मैं इस वक्त स्क्रीन पे हम देख रहे थे, तो ये नोट्स ले लें, व्हाट्सएप ग्रुप में आके ले लें, या आईसीएमआर टीम को कहेंगे कि जो चैप्टर मैंने शेयर किया हुआ है वो चैप्टर आप ले लें। ये हमने डेली का एक क्वेश्चन करना है, मुझे लगता है कि कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, बुक के हवाले से, चैप्टर के हवाले से, टाइम के हवाले से, और ऐसी जनरल चीजें। मैंने आपसे पूछा था, मैं आपके क्वेश्चन दूंगा इस वर्किंग से रिलेटेड जो मैंने किए, इस वर्किंग से रिलेटेड किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं तो हम आगे चलें। हाँ, सुहेल साहब का क्वेश्चन है कि रिटेन अर्निंग एट डिस्पोजल एंड रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन का डिफरेंस लेता है, लेकिन इस टाइम इंटरवल का बिटवीन भी तो रिटेन अर्निंग होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके समझ पाऊँ आप क्या ना क्या चाह रहे हैं।
डिस्पोजल डेट तो मैंने डिस्कस ही नहीं की सुहेल साहब, ये ज्यादती ना करें। मैंने रिटर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट लिखा है और रिटर्निंग एट एक्विजिशन डेट लिखा है। लेट मी शो यू हियर अगेन, रिपोर्टिंग डेट और एक्विजिशन डेट। मैंने इसके अलावा डिस्पोजल डेट का कोई वर्ड मैंने बोला ही नहीं है। रिटेनिंग एट डिस्पोजल एंड एट एक्विजिशन का डिफरेंस हमें लेता है, लेकिन इस टाइम इंटरवल का बिटवीन, नहीं मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। माधव के साथ सुहेल साहब, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। जी बच्चों, मेरा ख्याल कोई क्वेश्चन नहीं है आपका रेलेवेंट, तो फिर हम चले आगे। चले आगे। ओके, ले बच्चों सुने, अब जो है ना, जिस चीज को आपने पल्ले बांध लेना है, रट्टा लगा लेना है, वो ये है कि जब भी बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आएगा, आपको फॉर वर्किंग इसी तरतीब में करनी है जिस तरतीब में मैंने की है। वर्किंग वन आपने हमेशा करनी है। इस वर्किंग का मैं नाम रखने लगा हूं इक्विटी ऑफ सब्सिडरी। इक्विटी ऑफ सब्सिडरी, और इसके हमेशा दो कॉलम बनाने हैं आपने। एक बनाना है एड एक्विजिशन डेट का और एक बनाना है एड रिपोर्टिंग डेट का। इन दोनों कॉलम में शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम तो हमेशा कॉमन होंगे, लेकिन रिटेन अर्निंग का फर्क होगा। तो ये वर्किंग हमने क्यों करनी है अभी दोबारा बताता हूं। वर्किंग टू पे आ जाए। वर्किंग टू हमने हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर करनी है गुडविल की, हर क्वेश्चन के अंदर। तो गुडविल की जब वर्किंग करनी है, इसमें मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट की अमाउंट और नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। तो मुझे वर्किंग वन की जरूरत पड़ेगी। देखें कैसे, देखिए जरा। वर्किंग वन मैंने इसलिए की, मैं अब आपको बता रहा हूं वर्किंग वन क्यों की थी। वर्किंग वन इसलिए की थी कि मुझे एक्विजिशन डेट के नेट एसेट्स पता चले, ताकि मैं वर्किंग टू में उसको यूज कर सकूं। ये मैंने वर्किंग टू में यूज किया। मैंने 135 का 80% लिया। और वर्किंग टू क्यों कर रहा हूं, क्योंकि गुडविल कैलकुलेट करनी है, और गुडविल कैलकुलेट करके मैंने बैलेंस शीट के फेस के ऊपर शो करनी है। तो इसलिए वर्किंग टू आपने हर क्वेश्चन में करनी है गुडविल से रिलेटेड। हर क्वेश्चन में आपने वर्किंग थ्री करनी है एनसीआई से रिलेटेड। एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और इसमें आपने 150 लिया। 150 कहां से लिया? 150 आपने लिया वर्किंग वन के सेकंड कॉलम से। तो वर्किंग वन के दोनों कॉलम दोबारा देखें हमें क्यों चाहिए थे। वर्किंग वन का पहला कॉलम किस लिए चाहिए था? ताकि वर्किंग टू कर सकते हैं। वर्किंग वन का दूसरा कॉलम किस लिए चाहिए था? ताकि वर्किंग थ्री कर सके। और वर्किंग थ्री क्यों करनी है? ताकि एनसीआई हम कैलकुलेट करके बैलेंस शीट के फेस पे शो कर सके। वर्किंग फोर करनी है ग्रुप रिटर्निंग के हवाले से। इसमें पेरेंट का प्रॉफिट तो आएगा, लेकिन सब्सिडरी के प्रॉफिट के लिए हमें नेट एसेट चाहिए। कौन से? रिपोर्टिंग डेट वाले भी और एक्विजिशन डेट वाले भी। इन दोनों का डिफरेंस लेना है हमने 150 और 135 का, जिससे हमें पता चलेगा जब से एक्वायर किया तब से लेके आज तक एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट का मतलब है आज की डेट तक, आज की डेट। तो एक्विजिशन से लेके आज तक का प्रॉफिट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 15। 15 का 80% आया 12। और ये ग्रुप रिटर्निंग क्यों कैलकुलेट की? क्योंकि हमने ये पुट करनी है अगेन बैलेंस शीट के फेस के ऊपर। तो हर क्वेश्चन के अंदर, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के हर क्वेश्चन के अंदर आपको ये चार बेसिक वर्किंग करनी है। कुछ क्वेश्चन में हमें इन चार वर्किंग के अलावा भी कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग 5, 6, 7, 8। लेकिन चार ये वर्किंग हर क्वेश्चन में लाजमी होंगी, ये बेसिक वर्किंग होगी। ठीक हो गया बच्चों? ठीक है बच्चों, और एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं मैं कि हमने
वो 5 बेसिक रूल जो पढ़े थे वो पांचों अप्लाई कर दिए कि नहीं किए, एक दफा फिर देख लेते हैं। पहला रूल, add all assets and all liabilities of parent and subsidiary as a line by line item. रूल नंबर 2, इन्वेस्टमेंट को हमने रिप्लेस किया गुडविल से, उसके लिए एक वर्किंग भी की हुई है हमने। रूल नंबर 3, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम हमने लिया सिर्फ पेरेंट का। रूल नंबर 4, हमने ग्रुप रिटेनिंग कैलकुलेट की और ग्रुप रिटेनिंग में पेरेंट का प्रॉफिट भी लिया और सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लिया। रूल नंबर 5, एनसीआई कैलकुलेट की माइनॉरिटी का हिस्सा और वो भी हमने इक्विटी में शो कर दिया। तो ये 5 रूल हमने पढ़ के कल वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई किए थे, आज इस CI1 पे भी अप्लाई कर दिए हमने। ठीक हो गया, तो बेसिक कंसोलिडेशन आप सबको आ गई। किसी का मजीद कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो हम अब आगे एक स्टेप आगे चलने लगे हैं। सुहेल साहब का एक क्वेश्चन है, सब्सिडरी एक्वायर की थी 2001 में और हम CSFP बना रहे हैं 2007 में, जो डिफरेंस ले रहे हैं वो 6 to 7 का प्रॉफिट नहीं है जनाब, आप गलत समझे। नहीं जनाब, नहीं नहीं, सुहेल साहब अपने कंसेप्ट को ठीक करें। मैं यहाँ पे जो बात करूंगा उसको बड़े गौर से सुनना है। जब लाइफ में पहली दफा आपने बैलेंस शीट बनाई होगी ना, तो आपको सिखाया गया होगा कि बैलेंस शीट एज एट होती है। एज एट का मतलब क्या है, आज तक के एसेट होते हैं इसमें, आज तक की लायबिलिटी होती है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब बैलेंस शीट में हम रिटेन अर्निंग शो करते हैं तो उसमें सिर्फ इस साल का प्रॉफिट आता है कि आज तक का प्रॉफिट आता है? सुहेल साहब, इस साल का प्रॉफिट आता है कि आज तक का प्रॉफिट आता है? आज तक का प्रॉफिट आता है ना, तो इसलिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आज तक का प्रॉफिट, तो सारे का सारा प्रॉफिट लेना है 2001 से लेके 7 तक का। मेरा आपसे अगेन क्वेश्चन है, जो पेरेंट की रिटर्निंग आपको नजर आ रही है 100, क्या वो इस साल की है? नहीं, ये आज तक की रिटर्निंग है। तो सब्सिडी का भी प्रॉफिट इस साल का नहीं लेना, एक्विजिशन डेट से लेके आज तक का प्रॉफिट हमने लेना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एज एट, टू डेट, आज तक का प्रॉफिट। ठीक हो गया सुहेल साहब? चले, जी अहमद हसन अपना क्वेश्चन पूछे, बोल सकते हैं आप। चले, ले बच्चों, आज एक स्टेप हो आगे हम जाएंगे और कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे। बात कुछ यूं है कि कंसोलिडेशन जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये IFRS 10 की रिक्वायरमेंट है। IFRS 10, IFRS 10 कह रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, लेकिन जो गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये IFRS 3 इसका तरीका बताता है कि गुडविल कैलकुलेट कैसे होती है। ये गुडविल की कैलकुलेशन का मेथड IFRS 3 है। अब आप रूल्स के पेजेस पे आएंगे, रूल्स के पेजेस पे आएंगे और हम यहां पे एक हेडिंग देंगे, फेयर वैल्यू के रूल्स। और ये जो रूल्स हम लिखने लगे हैं, ये रूल्स IFRS 3 की रिक्वायरमेंट है। ये IFRS 3 की रिक्वायरमेंट है।
बच्चों एक बार फिर सुन ले, आईएस का IFRS 3 का IFRS 10 के साथ कनेक्शन क्या है। IFRS 10 कहता है गुडविल कैलकुलेट करनी है, कंसोलिडेशन करनी है, लेकिन गुडविल कैलकुलेट कैसे करनी है इसके ऊपर पूरा एक IFRS है, IFRS 3। तो गुडविल कैलकुलेशन का बेसिक रूल IFRS 3 जो बताता है ना कि आप जब सब्सिडी को अक्वायर कर रहे हो तो सब्सिडी के एसेट्स की फेयर वैल्यू देखें, ना कि बुक वैल्यू। मैं न्यूमेरिकल डाटा के साथ इस बात को रिपीट करता हूं। बच्चों एक मैं गाड़ी लेने जाता हूं मार्केट में, यूज्ड कार लेने जाता हूं, यूज्ड कार। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे ये देखना चाहिए उस गाड़ी की बुक वैल्यू कितनी है। बुक वैल्यू का मतलब है जिसने बेचनी है उसकी बुक्स में कितने की आ रही है, या मुझे ये देखना चाहिए इसकी फेयर वैल्यू कितनी है। फेयर वैल्यू मीन मार्केट वैल्यू। मुझे क्या देखनी चाहिए, बुक वैल्यू की मार्केट वैल्यू। मुझे मार्केट वैल्यू देखनी चाहिए, फेयर वैल्यू देखनी चाहिए, हमें बुक वैल्यू नहीं देखनी चाहिए। अगर आप दोबारा अपने इस क्वेश्चन पे गौर करें, जो हमने एक क्वेश्चन कल किया था, एक क्वेश्चन आज किया है, तो हम इसके अंदर फंडामेंटली क्या कर रहे हैं। हमने जब गुडविल कैलकुलेट की तो कैसे कैलकुलेट की, मैं आपको वो दोबारा वो वर्किंग दिखाता हूँ जो आज हमने की है। ये हमने गुडविल वर्किंग कैसे की। हमने गुडविल की वर्किंग की, इन्वेस्टमेंट 180 की है और सब्सिडी के नेट एसेट्स 135 के लिए। ये 135 की फिगर कहां से आई, ये 135 की फिगर सब्सिडी के नेट एसेट्स है। सब्सिडी के नेट एसेट्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू बुक नहीं ले रहे हम, ये तो बुक वैल्यू ले रहे हैं। लेकिन अभी आपने माना कि हमें बुक वैल्यू नहीं लेनी चाहिए, हमें तो मार्केट वैल्यू लेनी चाहिए। ठीक है, हमें तो मार्केट वैल्यू लेनी चाहिए, हमें बुक वैल्यू नहीं लेनी चाहिए। जस्ट अ मिनट, मेरा वो पेज, जी। हमें बुक वैल्यू लेनी चाहिए, सॉरी बुक वैल्यू नहीं लेनी चाहिए, मार्केट वैल्यू लेनी चाहिए। इस बात को अब मैं कंक्लूड ये कर रहा हूं कि मैं अगर ये इन्वेस्टमेंट करूं किसी कंपनी के अंदर 100 मिलियन की, और इसके बदले में मैं जो सब्सिडी एक्वायर कर रहा हूं उस सब्सिडी के नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी हो 80 मिलियन, लेकिन ये है बुक वैल्यू, और इसी के नेट एसेट्स की मार्केट वैल्यू अगर हो 90 मिलियन या फॉर एग्जांपल 85 मिलियन, फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू, तो मैं गुडविल कैसे कैलकुलेट करूं, 80 मिलियन कंसिडर करूं कि 85। अभी आपने बोला था कि फेयर वैल्यू लेनी चाहिए, तो मैं उसके एसेट्स की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने 100% शेयर एक्वायर किए तो 85 मिलियन लूंगा ताकि गुडविल मेरे पास सही कैलकुलेट हो, तो गुडविल 15 मिलियन आएगा। अगर मैं गुडविल कैलकुलेट करते वक्त 85 मिलियन यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ना लेता, बल्कि बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स लेता जो कि 80 मिलियन है, तो गुडविल क्या आती, 20। और बच्चों गुडविल का एक दफा फिर मतलब समझे, गुडविल का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे कर रहे हैं सब्सिडी को अक्वायर करने के लिए, तो यू फील आता कि हमने 20 मिलियन की गुडविल पे की है। अच्छा, गुडविल जितनी ज्यादा पे करेंगे ना उतना आपको एक दुख होता है कि यार हमने इतने पैसे एक्स्ट्रा पे कर दिए इस सब्सिडी को अक्वायर करने के लिए। खासतौर पे शेयर होल्डर आपसे क्वेश्चन करेगा, आपने इस सब्सिडी को अक्वायर करने के लिए 20 मिलियन गुडविल पे कर दी। असल में आपने गुडविल सही कैलकुलेट ही नहीं की, आपने 80 मिलियन अगर लिया तो आपने गुडविल सही कैलकुलेट नहीं की। तो IFRS 3 हमसे ये रिक्वायर कर रहा है कि जब गुडविल कैलकुलेट करें तो नेट एसेट्स की बुक वैल्यू को कंसिडर ना करें।
रादर फेयर वैल्यू को कंसिडर करें। तो फेयर वैल्यू को कंसिडर करें तो पता चला कि हमने 20 की गुडविल नहीं पे की, रादर 15 मिलियन की गुडविल पे की है। तो अब फिर शेयर होल्डर का थोड़ा गम गुस्सा कम होगा, बजाय इसके कि आप उसको 20 मिलियन की गुडविल शो कर रहे होते। तो असल गुडविल आपने जो पे किया है वो 15 मिलियन है। तो IFRS 3 चूंकि गुडविल की कैलकुलेशन के साथ डील कर रहा है IFRS 3, तो IFRS 3 कहता है कि सब्सिडरी के तमाम एसेट्स हम फेयर वैल्यू पे लेंगे, बुक वैल्यू पे नहीं लेंगे। इज इट क्लियर? तो अब यहां पे मैं रूल लिखने लगा हूं, इस रूल को आप कॉपी करेंगे। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का रूल नंबर 1, all assets of subsidiary जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है किसी का? जी मेरी आवाज और तस्वीर आपको आ रही है? नहीं, मैंने रूल 1 लिखवाया ही नहीं है। मुझे आइडिया हो गया था, एक दो स्टूडेंट ने मुझे कह दिया था कि जी वो तस्वीर नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं अब कंफर्म कर रहा हूँ कि अब आपको तस्वीर नजर आ रही है, तो मैं रिपीट करता हूँ। जी स्टिल मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ओके। हाँ, ऑल एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट will be taken at fair value। अब इसके लिए मैं आपको एक वर्किंग बताने लगा हूं, क्या करेंगे। सच एडजस्टमेंट such adjustment will be made in column number 1 of working number 1। ये ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं।
मैंने ना बच्चों, जब भी आपको वर्किंग नंबर 1 बोलना है तो आपके माइंड में क्या आना है? इक्विटी ऑफ सब्सिडरी। मैंने जब वर्किंग 2 बोलना है तो आपके माइंड में आना चाहिए गुडविल। मैं जब वर्किंग 3 बोलूं तो आपके माइंड में आना चाहिए एनसीआई। मैं जब वर्किंग 4 का वर्ड बोलूं तो आपके माइंड में आना चाहिए ग्रुप रिटेनिंग। मैं इन वर्किंग को ना स्टैंडर्ड मान के चलूंगा, हालांकि कोई स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं कि ये वर्किंग इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन ये तो तय है कि आपको हर बैलेंस शीट बनाते वक्त गुडविल की वर्किंग भी करनी है, एनसी की वर्किंग भी करनी है, ग्रुप रिटेनिंग की वर्किंग भी करनी है। तो मैं अपनी आसानी के लिए और आप स्टूडेंट की आसानी के लिए हम इस वर्किंग को नाम रख लेते हैं आज। वर्किंग 1 हम जब हमेशा करेंगे वो करेंगे इक्विटी ऑफ सब्सिडरी के लिए। वर्किंग 2 हम जब हमेशा करेंगे गुडविल के लिए। वर्किंग 3 हम जब करेंगे एनसीए के लिए। वर्किंग 4 जब करेंगे ग्रुप रिटेनिंग की। तो वर्किंग 1 के 2 कॉलम में आपको याद करवा दूं दोबारा। पहला कॉलम था कॉलम नंबर 1 एट एक्विजिशन वाला, दूसरा कॉलम था एट रिपोर्टिंग वाला। देख लीजिए, ये 2 कॉलम हमने बनाए। एक एट एक्विजिशन वाला और एक एट रिपोर्टिंग वाला। तो मैं जब रूल के अंदर ये वर्डिंग लिख रहा हूं कि हमने एडजस्टमेंट लेनी है, ऑल एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट विल बी टेकन एट फेयर वैल्यू, तो हमने एडजस्टमेंट कहां करनी है? वर्किंग 1 के पहले कॉलम में। पहला कॉलम कौन सा? एक्विजिशन डेट वाला कॉलम। ठीक हो गया? ले जनाब, रूल नंबर 2 इसका लिख लें। रूल नंबर 2 मैं 2-3 रूल लिखवा के यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, कल इंशाल्लाह उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। रूल नंबर 2, such adjustment will also be made in equity of subsidiary at reporting date ब्रैकेट में लिख रहा हूं इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी एट रिपोर्टिंग डेट हम कहां पे कर रहे होते हैं? कॉलम 2 ऑफ वर्किंग 1। मैं आपको दोबारा दिखा दूं ये वर्किंग। वर्किंग 1 का कॉलम 2 क्या था? वर्किंग 1 का कॉलम 2 यानी कि सेकंड कॉलम इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी एट रिपोर्टिंग डेट। हम इसके अंदर भी एडजस्टमेंट करेंगे if such asset is still held by subsidiary at reporting date। अगर ये सब्सिडियरी के पास अभी तक एसेट मौजूद है तो हम ये एडजस्टमेंट वर्किंग 1 के कॉलम 2 में भी करेंगे। ठीक है बच्चों, बस यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे क्योंकि अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन है और एक्सप्लेनेशन पे टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए और अनफॉर्चुनेटली हमारी क्लास का टाइम 4:35 है, तो इसलिए ये बात यहीं पे रुकनी पड़ेगी। तो कल इंशाल्लाह इन रूल्स की एक्सप्लेनेशन विद न्यूमेरिकल डाटा हम डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी 2-4 मिनट में मैं आपका कोई क्वेश्चन है तो वो ले लेता हूँ। लाइबा का क्वेश्चन है कि अगर बुक वैल्यू हाई होगी और फेयर वैल्यू लो होगी, फिर गुडविल की कैलकुलेशन में बुक वैल्यू लेंगे या फेयर वैल्यू? लाइबा हमेशा फेयर वैल्यू लेंगे, फेयर वैल्यू हायर हो या लोअर, हम फेयर वैल्यू लेंगे। अब ये रूल की वर्डिंग देख लेने के बाद लाइबा मेरा ख्याल है कि कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। हम हमेशा फेयर वैल्यू लेंगे चाहे फेयर वैल्यू हायर हो या लोअर हो।
अब बात साहब का क्वेश्चन है कि फेयर वैल्यू एंड प्रोपोर्शनेट मेथड, ये भी हमने पढ़ा ही नहीं है। जो चीज हमने पढ़ी नहीं है वो आपसे मुझसे पूछेंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा आपको। ये वो बातें जो हमने 4-5 लेक्चर के बाद, या शायद 4-5 लेक्चर नहीं तो 2-3 लेक्चर के बाद पढ़ दी है अब्बास भाई, तो इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा इन चीजों के डिस्कशन के लिए। आज का होमवर्क क्या है अरसलान अजीम? मैं कुछ होमवर्क नहीं दे सकता आज, क्योंकि जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना था उसके लिए ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। तूबा कोई हमने सिलेबस कवर नहीं किया, पहला टॉपिक चल रहा है। बाकी अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में राब्ता करें। व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों से पूछें, अपने पार्टिसिपेंट से पूछें, कोलीग से पूछें कि क्या क्या हमने किया है। नोट्स आपको मिल जाएंगे। शहनाज सुमरो, आपने जो क्वेश्चन पूछा इसका जवाब आपको 2 लेक्चर के बाद मिलेगा। बिल्कुल हम एलिमिनेट करेंगे शहनाज, ये बिल्कुल एलिमिनेट करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे। इन 2 कॉलम की स्क्रीन शो कर दे। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ये हमने जो क्वेश्चन पहले किया था, इस क्वेश्चन को अगर कोई सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ये स्क्रीनशॉट अवेलेबल है। CI1 का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन के सामने ये है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो यू कैन टेक इट। ठीक हो गया। इसके साथ ही आज का सदे समाप्त हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम पे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।